नमस्कार दोस्तों, अमित्य एग्रीकल्चर सेंटर में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम कुछ डेयरी साइंस और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप्स और उनका डिस्क्रिप्शन भी है साथ में, उनको देखते हैं। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है आपका, आइसक्रीम में दुग्ध वसा का लगभग कितना परसेंट होता है। आइसक्रीम में दुग्ध वसा का लगभग कितना परसेंट होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राइट आंसर है। तो यानी दुग्ध वसा 12% होती है। आइसक्रीम में कितने परसेंट वसा पाई जाती है, 12%। अगर इसका डिस्क्रिप्शन देखें तो ये मानिए कि आइसक्रीम में 10 से 12% पाई जाती है वसा, दही में 5.70% वसा पाई जाती है। अगर छेना में देखा जाए तो गाय के दूध से जो छेना तैयार होता है उसमें 24.80 यानी 24.80% वसा पाई जाती है, फैट पाई जाती है। और जो भैंस के दूध से छेना तैयार होता है उसमें 29.60% क्या पाई जाती है, वसा पाया जाता है। और अगर हम पनीर में देखते हैं तो पनीर में 25.1% क्या होता है, वसा फैट पाई जाती है। किसमें, पनीर में, याद रखिएगा। अगर खोआ में देखते हैं तो गाय के दूध से जो खोआ तैयार होता है, उसमें से कितने परसेंट पाई जाती है, 25.7% क्या पाया जाता है, वसा पाया जाता है उसमें, खोआ में, जो गाय के दूध से तैयार होता है। जो भैंस के दूध से तैयार होता है वो 37.1% क्या पाई जाती है, फैट पाई जाती है। याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। और भी काफ़ी जो एग्ज़ाम होते हैं, एग्रीकल्चर एग्ज़ाम होते हैं, अन्य एग्ज़ाम होते हैं, उनमें से काफ़ी फैट की मात्रा पूछ ली जाती है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्बरी नस्ल किसकी है। बर्बरी नस्ल क्या है, किसकी है, बकरी की है, भैंस की है, गाय की है, भेड़ की है। तो बर्बरी क्या है, एक बकरी है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है जो दुधारू नस्ल होती है उसमें गाय की दुधारू नस्ल जो होती हैं, पहला हो गया सानेन हो गया, जमुनापारी हो गई, बर्बरी हो गई, बीटल हो गई, मालाबार बारी हो गई, सूरती हो गई, और आदि नस्लें पाई जाती हैं। जो मांस के लिए जो बकरी का प्रयोग करते हैं उनमें से कौन कौन सी मांस प्रदान करती हैं। तो मांस के लिए जो बकरी प्रयोग की जाती हैं वो मेहसाना, याद रखिए कि मेहसाना, कश्मीरी, मारवाड़ी, जमुनापारी और मालाबारी, और तथा ब्लैक बंगाल, याद रखिएगा। ये क्या है कि मांस के लिए प्रयोग की जाती हैं ये बकरियां। और जो बाल के लिए प्रयोग की जाती हैं वो है आपका, बाल के लिए पश्मीना, कश्मीरी हो गया, चेंगू हो गया, अंगोरा हो गया और चेंग थांगी हो गया। ये क्या क्या है, ये बाल के लिए उपयोग की जाती है, याद रखिएगा। ये जो बाल मतलब कोई भी वूल्स, ऊन के कपड़े बनाने के लिए उनका प्रयोग करते हैं, वो बाल के लिए जैसे पश्मीना है। बकरी में पूछ लिया कि बकरी के कौन सी नस्ल है जिसमें से बाल का प्रयोग किया जाता है, उसमें पश्मीना आ जाएगा अगर, ठीक है, याद रखिएगा आप दोस्तों। चलिए नीचे देखते हैं, और खाल के लिए किसका प्रयोग करते हैं। जो खाल के लिए तो ब्लैक बंगाल, मतलब अगर बकरी का प्रयोग करें तो खाल के लिए कौन कौन सी बकरी का प्रयोग करते हैं, ब्लैक बंगाल हो गई, मालाबारी हो गई, बंगाली हो गई और कश्मीरी। ये क्या करते हैं, इनको खाल के लिए प्रयोग की जाती है, याद रखिएगा दोस्तों। और इनमें से आगे देखते हैं, द्विकाजी मतलब सभी दुधारू नस्लें के दूध भी देती हैं और वो मांस के लिए भी प्रयोग की जाती है, उसे द्विकाजी बोलते हैं, याद रखिएगा। नस्लों के नर मेमने, जितनी भी नस्ल हैं उनके नर मेमने क्या होते हैं, वो द्विकाजी के रूप में उनको प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों हम देखते हैं और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में आपका यह है कि असील एक नस्ल है। असील किसकी नस्ल है, बतख की नस्ल है, मुर्गी की नस्ल है, या टर्की की नस्ल है, या गिनी फाउल की नस्ल है। ये जो असील है ये एक मुर्गी की नस्ल होती है, याद रखिएगा। किसकी नस्ल होती है, मुर्गी की नस्ल होती है। इनमें से चलिए डिस्क्रिप्शन देखते हैं इसका थोड़ा सा। जो मुर्गी की नस्लें हैं उसमें अंडोत्पादक नस्लें कौन कौन सी, जो सबसे ज़्यादा अंडे देती हैं। तो पहला सबसे ज़्यादा जो अंडे देने वाली नस्ल है मुर्गी की
पहली है वाइट लेग हॉर्न और मिनोरका, ये क्या करती हैं, बहुत अंडा उत्पादन करती हैं। और जो मांस उत्पादन के लिए प्रयोग करते हैं मांस उत्पादक नस्लें, ब्रह्मा हो गई, कोचीन हो गई, असील हो गई, चटगांव हो गई, न्यू हम्पशायर हो गई। तो क्या होती है, ये मांस के लिए प्रयोग की जाती हैं। और द्विउद्देशीय यानी जो अंडे के लिए भी प्रयोग की जाती हैं एवं मांस के लिए भी प्रयोग की जाती हैं। याद रखिए कौन कौन सी हैं, रोड आइसलैंड रेड, अस्ट्रोलार्प, प्लाईमाउथ रॉक। याद रखिएगा ये द्विकाजी नस्लें हैं, रोड आइसलैंड रेड, आट्रोलार्प, प्लाईमाउथ रॉक। और असील नस्ल लड़ाई के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कुछ पेपरों में कि कौन सी नस्ल, मुर्गी की कौन सी नस्ल है जो लड़ाई के लिए प्रयोग की जाती है, तो ये है आपका असील। याद रखिएगा असील नस्ल है, ये लड़ाई के लिए प्रयोग की जाती है। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथे क्वेश्चन में आते हैं। तो पहला पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्ज वाइट यॉर्क शायर नस्ल है, किसकी नस्ल है, बकरी की नस्ल है, बतख की नस्ल है, भेड़ की नस्ल है या सूअर की नस्ल है। इसमें से क्या है, जो लार्ज वाइट यॉर्क है तो वो किसकी नस्ल है, सूअर की नस्ल है। याद रखिएगा किसकी नस्ल है, सूअर की नस्ल है। इसमें से देखिए जो सूअर की नस्लें होती हैं वो लार्ज वाइट यॉर्कशायर, मिडिल वाइट यॉर्कशायर, लैंडर रेस, टैमवर्थ, बरसाइल इत्यादि नस्लें होती हैं। तो भेड़ की नस्लें भी है, अच्छा ये पीडीएफ ठीक है, हाँ थोड़ा देखते हैं इसमें। भेड़ की नस्लें भी हैं, यहाँ पे एक बार भेड़ की नस्लें भी देख लीजिए, दिया गया है इसमें। भेड़ की नस्लें बीकानेरी हो गया, गुरेज हो गया, लोही हो गया, चोकला हो गया और गुरेज हो गया, भाकरवाल हो गया, शाहाबादी हो गया और बलूची हो गया, मैरिनो हो गया, लिंकन हो गया, हैम्पशायर डाउन हो गया, पोलवर्थ हो गया, हिसार डेल हो गया, गद्दी हो गई और बिलारी इत्यादि। ये क्या है, भेड़ की नस्लें हैं, याद रखिएगा इनको आप। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है खीस क्या है। जो हम लोग जब मतलब एक तरीके से पढ़ते हैं कि खीस, तो खीस क्या है, तो खीस में ये मानिए कि खीस क्या है, मादा द्वारा बच्चा देने के बाद प्रथम बार निकला गया दूध, वो खीस कहलाता है। या फिर संघनित दूध, या फिर वाष्पीकृत दूध, या फिर बिना जमा हुआ दूध। इनमें से आप में चूज करिए कौन सा हो सकता है इसका ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं, जो खीस जो मादा द्वारा बच्चा देने के बाद तुरंत आयन से प्राप्त होता है, खीस वो खीस कहलाता है। खीस बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता, जी याद रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि खीस का वर्ग क्या है, तो खीस क्या होता है, जो चाइल्ड होते हैं, जो न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं, उनमें क्या होता है, प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है, विकसित करता है खीस। और याद रखिएगा जो खीस में दूध की अपेक्षा 2 गुना केसीन पाई जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा क्वेश्चन को। जो खीस में दूध की अपेक्षा 2 गुना केसीन की मात्रा पाई जाती है जो खीस होती है, इसलिए बोलते हैं कि खीस खाने से अच्छी प्रोटीन और वसा मिलती है, याद रखिएगा। तो इनमें से और देखिए, और इसमें दिया गया है 2 से 6 गुना एल्बुमिन, और इसको देखिए 2 से 6 गुना एल्बुमिन, यानी दूध से भी ज़्यादा 2 से 6 गुना एल्बुमिन पाई जाती है दूध से खीस में। 12 से 15 गुना ग्लोब्यूलिन प्रोटीन पाई जाती है, ये भी देखिए 12 से 15 गुना ग्लोब्यूलिन प्रोटीन पाई जाती है, तथा 9 गुना अधिक कैरोटीन तथा 17 गुना अधिक लोहा भी पाया जाता है। याद रखिएगा ये जितना भी डाटा दिया गया बहुत ही इम्पोर्टेंट डाटा है, ये याद रखिएगा आप। चलिए एक बार फिर से देखते हैं इसको। जो खीस में दूध की अपेक्षा 2 गुना केसिन पाई जाती है, 2 से 6 गुना एल्बुमिन प्रोटीन पाई जाती है, 12 से 15 गुना ग्लोबुलिन प्रोटीन पाई जाती है, और तथा 9 गुना अधिक कैरोटीन, 17 गुना अधिक लोहा पाया जाता है। याद रखिएगा ये दूध से भी ज़्यादा पाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 400 किलोग्राम वाली भैंस जो प्रतिदिन 10 लीटर दूध देती है को कितने रावत की प्रतिशत आवश्यक होती है। याद रखिएगा इसका आंसर है 5.5 किलोग्राम, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें से क्या है कि देखते हैं, जो दुग्ध उत्पादन के लिए
दुग्ध उत्पादन के लिए दिए जाने वाले रावत दाने गाय को 1 किलोग्राम दाना प्रतिदिन 3 लीटर दूध उत्पादक पर दिया जाता है। ये याद रखिएगा, जो 1 किलोग्राम दाना होता है वो प्रतिदिन 3 लीटर दुग्ध उत्पादन पर दिया जाता है। अर्थात वही चीज़, वही भैंस को, अगर भैंस में देखा जाए तो भैंस को 1 किलोग्राम दाना प्रतिदिन 2.5 लीटर दुग्ध उत्पादन पर दिया जाता है। ये याद रखिएगा, मतलब अगर भैंस 2.5 लीटर दूध दे रही है तो उसको 1 किलोग्राम दाना दिया जाएगा। अगर यहीं गाय 3 लीटर दूध दे रही है तो उसको 1 किलोग्राम दाना दिया जाएगा। 3 लीटर में 1 किलोग्राम दाना, याद रखिए गाय में होता है। और भैंस में क्या होता है कि भैंस में 2.5 लीटर दूध में 1 किलोग्राम दाना दिया जाता है, याद रखिएगा आप। और यदि कोई भैंस 10 लीटर दूध प्रतिदिन देती है, याद रखिएगा ये भी, अगर यदि कोई भैंस 10 लीटर प्रतिदिन दूध देती है तो उसके लिए 4 किलोग्राम दाना दिया जाता है, याद रखिएगा आप लोग। ओके, याद रखिएगा, अगर कोई भैंस 10 लीटर दूध देती है तो उसके लिए 4 किलोग्राम 10 लीटर दूध देती है, उसके लिए 4 किलोग्राम दाना दिया जाता है। और जीवन निर्वाह के लिए दिया जाने वाला दाना, अगर पशु कोई दूध नहीं दे रहा है और उसको कोई उपयोग नहीं तो उसका जीवन निर्वाह करने के लिए उसको दिया जाता है। कोई कैसा, इसमें देखते हैं, जो बछड़ा होता है, अब बछिया होती है तथा देसी गाय जो होती हैं उनको 1 किलोग्राम दाना प्रोवाइड कराया जाता है, मतलब 1 किलोग्राम खाने के लिए दिया जाता है, याद रखिएगा, जो मतलब जीवन निर्वाह के लिए है, याद रखिएगा आप लोग। अब इसमें से संकर गाय, बैल हो गया, सांड हो गया, वो भैंस हो गया, इसमें से 1.5 किलोग्राम दूध प्रतिदिन, 1.5 किलोग्राम दाना प्रतिदिन दिया जाता है, याद रखिएगा। जो उसमें से कौन कौन सा हो गया, संकर गाय हो गई, बैल हो गया, सांड हो गया और भैंस हो गई, इसमें से 1.5 किलोग्राम दाना प्रतिदिन दिया जाता है, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ताज़े दूध का पीएच मान कितना होता है। जब हम दूध निकालते हैं, दूध निकालते समय जो ताज़ा दूध होता है, फ्रेश दूध होता है, ठीक है, तो उसमें से पीएच मान, मतलब पीएच मान कितना होता है, तो आप यहाँ पे देखिए 5.5, 9, 6.7 या फिर 7.4 या फिर 8.4, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर इसका राइट आंसर होगा, 6.7। ताजे दूध में पीएच की पीएच मात्रा कितनी पाई जाती है, 6.7, ये याद रखिएगा। चलिए देखते हैं इसमें डिस्क्रिप्शन में, ताजे दूध का पीएच मान 6.5 से लेके 7.5 होता है, याद रखिए। औसतन कितना होता है, अगर औसत मान लिया जाए तो ये 6.6 होता है, याद रखिएगा। और इसी में थैलेला रोग से ग्रसित पशु के दूध का पीएच मान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो थैलेला रोग होता है उससे ग्रसित पशु के दूध का पीएच मान 6.7 से लेके 7.5 होता है, याद रखिएगा। और वहीं पर खीस अम्लीय होती है, जो खीस होती है ना वो अम्लीय होती है, याद रखिएगा। और इसका पीएच मान 5.7 से 6.4 होता है, औसतन यानी 6 होता है, याद रखिएगा। ये अम्लीय होती है, एसिडिक होती है, ये जरूर याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल संसार में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादक होती है, ये याद रखिएगा। इसमें से क्या हो गया, जर्सी हो जाएगी, रेड डेन हो जाएगी, या लाल सिंधी हो जाएगी, होल्स्टीन फ्रीजियन हो जाएगी। इसमें से पूछा गया है कि गाय की ऐसी कौन सी नस्ल है जो विश्व में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन देती है, दुग्ध उत्पादन है उसका, दुग्ध अधिक मात्रा में देती है, तो उसमें से कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी, इसका होल्स्टीन फ्रीजियन। जो होल्स्टीन फ्रीजियन होती है तो उसका जो दुग्ध उत्पादन होता है वो 5,000 से लेकर 6,000 लीटर तक होता है। देखिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट इसमें डिस्क्रिप्शन में देखते हैं। और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इसमें डिस्क्रिप्शन में ये जो होल्स्टीन फ्रीजियन गाय की नस्ल संसार में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन नस्ल है। यह एक ब्यात में, जो पहली ब्यात होती है, 5,000 से लेकर 6,000 लीटर दूध देती है, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। कितना है दुग्ध उत्पादन, 5,000 से लेकर 6,000 लीटर तक। और अन्य जो नस्लें हैं वो कितना दूध देती हैं, जो जर्सी, जो इंग्लैंड में इसका जन्म स्थान है, जो जर्सी है वो 4,000 लीटर प्रति ब्यात देती है। जो आयरशायर है, स्कॉटलैंड इसका जन्म स्थान है, जो 4840 लीटर प्रति ब्यात दूध देती है। और ब्राउनसेस, जो इसका जन्म स्थान स्विट्जरलैंड है, तो इसकी 5250 लीटर प्रति ब्यात दूध देती है। अपने एक ब्यात में 5250 लीटर ही दूध देती है, ये याद रखिएगा।
और आगे जो होलिस्टीन फ्रीजियन दिया है, होलिस्टीन फ्रीजियन 6150 लीटर प्रति ब्यांत दूध देती है, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस राज्य को देश की पोल्ट्री, किस देश को देश की किस राज्य को देश की पोल्ट्री कैपिटल समझा जाता है, याद रखिएगा। तो इसमें से कौन सा आ जाएगा? आंध्र प्रदेश। कौन सा आ जाएगा? आंध्र प्रदेश। पोल्ट्री कैपिटल किसको समझा जाता है? आंध्र प्रदेश। यानी पोल्ट्री कैपिटल क्या है? पोल्ट्री से हम समझ जाएंगे एक तरीके से अंडा उत्पादन, अंडा उत्पादन समझ जाएंगे मुर्गी। ठीक है, याद रखिएगा सबसे ज़्यादा मुर्गी या अंडा अगर मान लिया जाए तो सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में ही है सब कुछ, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा। हाँ, जो आंध्र प्रदेश को देश का पोल्ट्री कैपिटल कहा जाता है क्योंकि आंध्र प्रदेश पोल्ट्री की संख्या और अंडा उत्पादक में प्रथम स्थान है, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, क्या है? प्रथम स्थान है, मैंने बताया था अभी जस्ट। ठीक है, और इसमें से क्या है कि जो 5 राज्य पोल्ट्री की संख्या में और अंडा उत्पादन कहाँ पर होता है, किस पे? जो सबसे ज़्यादा अंडा उत्पादन होता है वो आंध्र प्रदेश है। जो सेकेंड स्थान पे अंडा के उत्पादन में आता है वो तमिलनाडु है। ठीक है, और अंडा उत्पादन में भी है, मुर्गी उत्पादन में भी, याद रखिएगा। महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र भी अंडा उत्पादन में तीसरा स्थान है और मुर्गी उत्पादन में भी तीसरा स्थान है। कर्नाटक चौथे स्थान पर है आपका। पश्चिम बंगाल मुर्गी उत्पादन में 5वां स्थान है और केरल अंडा उत्पादन में 6ठा स्थान है, ये याद रखिए भैया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात बछड़े को खीस पिलाना चाहिए क्योंकि इसमें होता है, क्या होता है? खीस में ऐसी कौन सी विटामिन पाई जाती, कौन सी प्रोटीन पाई जाती जो बछड़े को, नवजात बछड़े को खिलाया जाता है? ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें विटामिन डी हो जाएगा या एंटीबायोडीज हो जाएगा या कैल्शियम हो जाएगा या मैग्नीशियम। इनमें से जो भी आंसर है आप चूज करके बताइए, सोचिए। इसमें हो जाएगा एंटीबायोडीज, इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है, जो खीस होती है ना वो रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करती है, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं, खीस मादा द्वारा बच्चे देने के बाद प्रथम आयन स्राव होता है, ये हमने पढ़ चुके हैं, और जिसमें एंटीबॉडीज होता है जो नवजात बच्चे में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करती है जिससे बच्चे को रोग ना हो और स्वस्थ रहे बच्चा, ये याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत में सहकारिता असफल हो चुका है। गौर से सुनिएगा, भारत में सहकारिता असफल हो चुका है परंतु इसे सफल होना चाहिए। यह जिस समिति द्वारा कहा गया, यह किस समिति द्वारा कहा गया, उस समिति के अध्यक्ष थे। अब बताइए, ऑप्शन चूज करिए, या A.M. खुसरो या R.G. सरैया या A.D. गोरवाला या D.R. गाडगिल। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में। हाँ, तो जो A.D. गोरवाला जो प्रथम पंचवर्षीय योजना में सहकारिता के विकास के लिए महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, इसके अंतर्गत बहुउद्देशीय समिति सहकारी कृषि भंडार गृह इत्यादि की स्थापना पर जोर दिया गया, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी। इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने श्री A.D. गोखला की अध्यक्षता में अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति की नियुक्ति की, याद रखिएगा, समिति की नियुक्ति की। समिति ने सहकारी आंदोलन के विकास के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। क्या दिया? महत्वपूर्ण सुझाव दिए, याद रखिएगा। ठीक है, और क्या है, भारत में असफल हो चुका है परंतु इसे सफल होना चाहिए, यह वक्तव्य इसी समिति द्वारा दिया गया था, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय कृषि ऋण की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? राष्ट्रीय कृषि ऋण की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1953 या 1955 या 1954 या 1956 में? इसका ऑप्शन चूज करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1955 में। चलिए देखते हैं थोड़ा सा इसके विषय में। राष्ट्रीय कृषि कोष दीर्घकालीन परिचालन 1955 में बनाया गया था और रिजर्व बैंक को समय समय पर निर्दिष्ट करने के लिए अधिकृत किया गया था।
सावधि ऋण के लिए यह माध्यम बनेगा। वर्ष में इस तरह ऋण ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित निवेश की एक विस्तृत श्रृंखला को वित्त करने के उद्देश्य से इसे बनाया गया। याद रखिएगा आप लोग, 1955 में इसका निर्माण किया गया था। याद रखिएगा किसका निर्माण किया गया था? एक तरीके से राष्ट्रीय कृषि ऋण का निर्माण किया गया था 1955 में। याद रखिएगा आप लोग। चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यिक बैंकों का प्रथम बार राष्ट्रीयकरण हुआ। जो वाणिज्यिक बैंक थे उनका जो राष्ट्रीयकरण किया गया, उनका कब किया गया? 9 जुलाई 1969 को, या 19 जुलाई 1969 को, या 16 जुलाई 1969 को, या डी में 16 जुलाई 1969 को। ऑप्शन चूज करिए। राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, 19 जुलाई 1969 को वाणिज्यिक बैंकों का प्रथम बार राष्ट्रीयकरण किया गया था। यानी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 19 जुलाई 1969 में। याद रखिएगा आप लोग। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। जो बैंकों को अधिक समाज योगी बनाने के उद्देश्य से देश के 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का जो फर्स्ट बार 19 जुलाई 1969 में जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो याद रखिएगा कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? यानी 14 यानी 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। याद रखिएगा व्यावसायिक बैंकों का निजी जिनकी जमाएं 50 करोड़ रुपए से अधिक थी। 19 जुलाई 1969 को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। लगभग एक दशक बाद 15 अप्रैल 1980 को 6 और निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। याद रखिएगा दोबारा राष्ट्रीयकरण कब किया गया? दोबारा राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। याद रखिएगा जिनकी जमा पूंजी कितनी थी? 200 करोड़ रुपए थी। तमाम बैंकों के विलय के बाद वर्तमान समय में 2020 में 12 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। याद रखिएगा कि 2020 में कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 12 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, विलय किया गया। याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, भारत में संसाधन कार्य से मूल्य वृद्धि का प्रतिशत है। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, थोड़ा गौर से देखिएगा। भारत में संसाधन कार्य से मूल्य वृद्धि का प्रतिशत है 3% है, 7%, 5% है, या 7% है, या 9% है। 3% है, या 5% है, या 7% है, या 9% है। तो भारत में संसाधन कार्य से मूल्य वृद्धि का इस समय जो प्रतिशत है वो है 9%। याद रखिएगा जो भारत में संसाधन कार्य से मूल्य वृद्धि वैल्यू एडिशन बाई प्रोसेसिंग फंक्शन भारत में 5% है। याद रखिएगा 5% है। और इन फूड प्रोसेसिंग सेक्टर यानी खाद्य संसाधन क्षेत्र में मूल्य वृद्धि वैल्यू 27% है। और सोर्स नेशनल फूड पॉलिसी 2019 के अनुसार, तो इसमें ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका आंसर सही हो जाएगा। इसमें डी गलत दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जो उत्तम योजना संबंधित है वो किससे है? उद्देश्य तय करना, योजना नीति निर्धारण करना, भविष्य कार्यकाल की प्रक्रिया निर्धारण करना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा तो उत्तम योजना संबंधित है, किससे संबंधित है थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। जो उत्तम योजना संबंधित है, उत्तम योजना से तात्पर्य उद्देश्य तय करना जिसके लिए योजना बनाना है, योजना को नीति निर्धारित करना व भविष्य कार्यक्रम की प्रक्रिया पहले निर्धारित करना चाहिए, तभी एक उत्तम योजना बनती है। याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतवर्ष में फसल बीमा योजना प्रारंभ की गई वर्ष 1981 में, या वर्ष 1987 में, या वर्ष 1985 में, या वर्ष 1992 में। वर्ष 1900 इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। याद रखिएगा वर्ष 1985 में भारत सरकार ने पूरे देश के लिए व्यापक फसल बीमा योजना लागू की। आगे चलकर इनमें से बदलाव आते गए। वर्तमान समय में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 13 जनवरी 2016 को क्या किया? 2016 को इस योजना का अनावरण किया। मतलब जो वर्तमान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इसकी शुरुआत हमारे
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 13 जनवरी 2016 को इसका शुभारंभ किया गया। ठीक है, इसके तहत किसानों को खरीफ फसल के लिए 2%, ठीक है, खरीफ फसल के लिए 2%, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, और सभी रबी फसलों के लिए 1.5% यानी 1.5% समान प्रीमियम का भुगतान किया जाना है, और बागवानी और वाणिज्यिक के लिए फसलों का प्रीमियम 5% होगा, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, ये 5% होगा, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसमें से केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है? लुधियाना में है, भोपाल में है, करनाल में है, या नई दिल्ली में है? आप इसको ऑप्शन चूज करिए। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान CSSRI करनाल हरियाणा में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट इसमें देखते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISS, ये भोपाल में स्थित है, याद रखिएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट सोयसा साइंस, सॉरी सॉइल साइंस होगा यहाँ पे, सॉइल साइंस। और सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट CSWCRTI, ये देहरादून में है इसका हेडक्वार्टर, ये याद रखिएगा। देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है, और अन्य जगह इसकी क्या है, ब्रांचेस खुली हैं, शाखाएं खुली हुई हैं, याद रखिएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में है चावल अनुसंधान निदेशालय स्थित है, हैदराबाद में स्थित है, पटना में स्थित है, कटक में स्थित है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो इसका ऑप्शन है सी, बी नंबर। ठीक है, चलिए देखते हैं। डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च इन हैदराबाद, सॉरी इसका जो डायरेक्टर स्टेट है इसका हैदराबाद ही होगा आंसर, याद रखिएगा आप लोग। इसका क्या होगा? हैदराबाद। चावल अनुसंधान निदेशालय पूछ रहा है वो, ठीक है। और इसमें क्या होगा? ऑप्शन डी नंबर। तो डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च हैदराबाद, याद रखिएगा। न्यू नाम इसका क्या हो गया? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च हैदराबाद, ये याद रखिएगा। इसका न्यू नाम क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च हैदराबाद। और क्या है? डायरेक्टरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर रिसर्च न्यू दिल्ली, डायरेक्टरेट ऑफ रेप सीड एंड मस्टर्ड रिसर्च सीवर राजस्थान में है, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीयकृत बैंकों के तत्वाधान में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना का वर्ष था। जो राष्ट्रीयकृत बैंकों के तत्वाधान में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जो रूरल एग्रीकल्चर बैंक, वो जो रूरल एग्रीकल्चर बैंक थी, वो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का जो स्थापना हुई थी वो कब किया गया था? 1972 में, या 1973 में, या 1974 में, या 1975 में? तो इसका ऑप्शन आप खुद जानते होंगे। इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी नंबर, इसका राइट ऑप्शन है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1975 डी ऑप्शन, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें से ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक अध्यादेश 1975 के अंतर्गत अक्टूबर 1975 को 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए। इन बैंकों को अलग अलग राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्रायोजित किया गया था, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और नेक्स्ट में देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, आप आज के क्यूज का याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, नियंत्रित बाजार में अधिकांश सामान्य विधि होती है। नियंत्रित बाजार में अधिकांश सामान्य विधि होती है बंद निविदा पद्धति, खुली नीलामी पद्धति, या दारा विक्रय पद्धति, या मोघम विक्रय पद्धति। चलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या है? ऑप्शन नंबर राइट, ए नंबर राइट, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, बंद निविदा पद्धति। इसमें देखते हैं, नियंत्रित बाजार रेगुलेटेड मार्केट, जब बाजारों की अनियमितता को दूर करने के लिए बाजारों का नियंत्रण या नियमन राज्य सरकार या किसी स्वायत्त शासी संस्था के द्वारा विशेष विधान द्वारा किया जाता है, तो वे बाजार नियंत्रित बाजार कहलाते हैं। इनमें बिचौलियों को लाइसेंस भी दिए जाते हैं तथा खुली नीलामी पद्धति से इनकी बोली लगाई जाती है, ये आप याद रखिएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। कैसी लगी वीडियो, और कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अगर जो भी इसमें त्रुटियां रही हो तो आप कमेंट करके बताएं, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। और जहां तक मेरा प्रयास रहेगा कि आपको
अच्छा से अच्छा मटेरियल उपलब्ध कराने की, और जो भी क्वेश्चन इस समय करंट में चल रहे हैं उन क्वेश्चनों को मैं शॉर्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। धन्यवाद। आप लाइक और सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद सर।